हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं आपके साथ में रोहित गौर और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवोदय हब। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस वीडियो को देखने से पहले हमारे संख्या पद्धति के 2 वीडियो आपने अगर नहीं देखे तो सबसे पहले कृपया करके उन वीडियोस को देख लें। उसके बाद ये देखें तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। तो पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके थे विभाज्यता नियम की, जिसमें से कुछ को हमने पढ़ लिया था, कुछ बाकी रह गए थे। जिनको हमने पढ़ लिया था एक बार फिर से हम उनको रिवाइज कर लेंगे, फिर आगे देखेंगे। तो पिछले वीडियो में हम 2 का, 3 का, 4 का और 5 का विभाज्यता नियम पढ़ चुके थे। इन पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम अगले 6 से यहाँ स्टार्ट करेंगे अभी। तो 2 का विभाज्यता नियम क्या बताया था मैंने, किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। 3 का क्या था, यदि किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाए तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 4 का विभाज्यता नियम क्या था, किसी भी संख्या में अगर इकाई और दहाई के स्थान पर या तो 0, 0 है या फिर इकाई और दहाई से मिलकर बनने वाली संख्या यदि 4 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद 5 का विभाज्यता नियम क्या था, 5 का विभाज्यता नियम था यदि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर या तो 0 हो या फिर 5 हो, अगर दोनों में से कुछ भी है तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अब हम पढ़ना शुरू करेंगे 6 का विभाज्यता नियम। तो 6 का विभाज्यता नियम क्या है, यदि कोई भी संख्या 2 और 3 से पूरे पूरे तरीके से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। अब 2 का विभाज्यता नियम क्या है और 3 का क्या है, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं, तो आइए देखते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये लिखा है आपका 312। तो 312 को हमें चेक करना है ये 6 से विभाजित है या नहीं। 6 से विभाजित है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम पहले चेक करेंगे 2 से और 3 से। अब 2 के लिए क्या है, अगर इकाई का स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी, और इसमें इकाई के स्थान पर 2 है, इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अब हमें ये देखना है क्या ये 3 से भी विभाजित है, तो इसके अंकों का योग करना पड़ेगा। तो अंकों का योग करो, 3, 1, 4, 4 और 2 6। 6 में 3 का भाग जा रहा, हाँ जा रहा, इसका मतलब ये 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। अगर 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो फिर ये संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे 8 के विभाज्यता नियम पे। 8 का विभाज्यता नियम कुछ कुछ 4 के विभाज्यता नियम से मिलता जुलता है। बस 4 में 2 अंकों को देखना था, यहाँ हम 3 अंकों को देखेंगे। 4 में हमने इकाई और दहाई के स्थान पर 0, 0 देखा था, या फिर इकाई और दहाई के स्थान से मिलकर बनने वाली संख्या को देखा था। 8 में क्या करेंगे हम, किसी भी संख्या में यदि इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर 0 हो अथवा इकाई दहाई सैकड़ा से मिलकर बनने वाली संख्या यदि 8 से विभाजित हो तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ये अपना 8 का विभाज्यता नियम है। एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो संख्या लिखी है 98,54,000, 98,54,000 है। इसमें जो इकाई दहाई सैकड़ा है इसके स्थान पर 0, 0 है। अगर किसी भी संख्या में इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर 0, 0 है तो वो संख्या 8 से विभाजित हो जाती है, मतलब हमें पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम और देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। ये जो संख्या लिखी है 6,35,976, 6,35,976 में हमें पूरी संख्या नहीं देखनी, केवल 3 अंक देखने, इकाई दहाई और सैकड़ा के स्थान पर जो आए हैं। तो इकाई के स्थान पर 6 है, दहाई के स्थान पर 7 है और सैकड़ा के स्थान पर 9 है। अब हम 976 में 8 का भाग देकर देखेंगे। अगर 976 में 8 का भाग जा रहा तो फिर पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। तो 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8, कितना बच रहा है 1, 17 हो जाएगा, 8 दूनी 16, फिर 1 बचेगा, फिर 16 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, यानी 976 में 8 का भाग जा रहा है। इसका मतलब है संख्या जो 6,35,976 है, ये संख्या हमारी 8 से पूर्णतः
विभाजित होगी। इसके बाद देखेंगे हम 9 का विभाज्यता नियम। 9 का विभाज्यता नियम 3 के विभाज्यता नियम से सेम है एकदम। 3 का विभाज्यता नियम क्या था, किसी भी संख्या में यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाती थी। सेम वैसा ही नियम हमारा 9 का है। 9 का नियम क्या है, यदि किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह संख्या लिखिए 8,46,198। इसमें हम देखते हैं ये संख्या 9 से विभाजित है या नहीं। तुम क्या करेंगे, अंकों का योग कर देंगे। अंकों का योग किया 8 4 12, 12 6 18, 18 1 19, 19 9 28 और 28 8 36। 36 में 9 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, 9 चौको 36 यानी 9 का भाग जा रहा, तो ये संख्या हमारी 9 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद है 10 का विभाज्यता नियम। 10 का विभाज्यता नियम क्या है, यदि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 0 है, सबसे सरल जो अगर विभाज्यता नियम है वो 10 का है। 10 का नियम क्या है, यदि किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर अगर 0 है तो संख्या 10 से विभाजित होगी। हमें कुछ भी नहीं देखना, केवल इकाई का अंक देखना, और इकाई के स्थान पर अगर 0 है तो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। अब हम देखेंगे 11 का विभाज्यता नियम। तो 11 का विभाज्यता नियम क्या है, यदि किसी संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों के योग का अंतर, हमें सम स्थान देखना है और विषम स्थान देखना है। सम स्थानों का योग करना है और विषम स्थानों का योग करना है, फिर दोनों के योग का अंतर देखना है। अगर अंतर या तो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए या फिर 11 का कोई भी अपवर्त आ जाए, 11 का कोई भी मल्टीपल आ जाए, तो हम समझ जाएंगे कि ये संख्या 11 से पूरे तरीके से विभाजित है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल ये लिखा है 93 82 45 यानी 9,38,245। 9,38,245 में हम देखेंगे कि क्या ये संख्या 11 से विभाजित है या नहीं। अब हमें सम स्थान देखना है और विषम स्थान देखना है। तो चाहे तो हम दाएं साइड से काउंट करना शुरू कर दें, चाहे बाएं साइड से, इससे कुछ भी अंतर नहीं आता, चाहे आप बाएं साइड से कर दो या दाएं साइड से। चलो अपन दाएं साइड से देख लेंगे। ये पहले स्थान पर आया है, ये दूसरे स्थान पर, ये तीसरे स्थान पर आया है, ये चौथे पे, ये 5वें पे, ये 6वें पे। तो ये 1 विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है और 2 4 6 सम है। अब हम सम स्थानों का योग देखेंगे और विषम स्थानों का योग, और फिर इनका अंतर करना है हमें। तो हम पहले सम स्थानों का योग देख लेते हैं। सम स्थानों का योग क्या हो जाएगा, 9 + 8 और +4, 9 + 8 +4, और विषम स्थानों का योग क्या हो जाएगा, 3 + 2 + 5। ये सम स्थानों का योग हो गया, ये विषम स्थानों का योग हो गया। अब इनका हमें अंतर करना है। तो 9 8 17, 17 4 21 और -3 2 5 5 5 10। तो 21 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 11। तो जैसा कि आपने पढ़ा था, यदि किसी संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर यदि 0 हो, 11 हो या फिर 11 को कोई अपवर्त हो, तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। तो इसका जो अंतर आया है वो 11 आया है, इसका मतलब ये संख्या 11 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। अब एक और बचा है 12 का विभाज्यता नियम। 12 का विभाज्यता नियम और देख लेते। तो 12 का विभाज्यता नियम क्या है, यदि कोई भी संख्या 3 और 4 से पूरी तरीके से विभाजित है तो वो संख्या 12 से भी पूरे तरीके से विभाजित होगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 12 का विभाज्यता नियम देखना है हमें, तो 3 चौको 12, तो 3 4 का भाग जा रहा तो 12 का भी चला जाएगा। तो ऐसे 2 6 12, तो 2 का भाग जा रहा और 6 का जा रहा तो 12 का भी भाग चला जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है, हम ऐसी संख्याओं को देखते हैं जो सहअवाच्य संख्याएं हैं। अच्छा, सहअवाच्य संख्याओं की चर्चा करना हम संख्याओं के प्रकार में भूल गए थे, तो आप अलग से लिख लेना अपने नोट्स में। सहअवाच्य संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनके बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनके बीच का जो मासा है, महत्तम समापवर्तक है, जो HCF है, वो 1 हो, वो संख्याएं होती हैं सहअवाच्य संख्याएं। हमने 6 का विभाज्यता नियम भी देखा था। 6 का विभाज्यता नियम क्या था,
ऐसी संख्या जिनमें 2 और 3 का भाग चला जाए। तो 2 और 3 सहअभाज्य संख्याएं हैं, 2 और 3 में एक भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इस वजह से अगर 2 से विभाजित है और 3 से है तो इसके गुणनफल यानी कि 6 से विभाजित होगी। सेम अगर संख्या 3 से और 4 से विभाजित है तो इनका जो गुणनफल होगा 12 उससे भी विभाजित होगी, क्योंकि 2, 3 भी सहअभाज्य संख्याएं हैं, कोप्राइम नंबर्स हैं, और हमारी 3 और 4 भी सहअभाज्य संख्याएं। तो इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। 144 देखा हमने। 144 में क्या है, 3 का भाग जाना चाहिए और 4 का जाना चाहिए। तो 3 के लिए क्या है, किसी भी संख्या के अंकों का योग करना, तो अंकों का योग कर लो। 1, 1 4 5, 5 4 9। तो 9 में 3 का भाग जा रहा, बिल्कुल जा रहा, यानी कि 3 का भाग चला गया। अब 4 का देखना। 4 में क्या देखना, किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर या तो 0 0 हो या फिर इनसे मिलकर बनी संख्या अगर 4 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो इनके इकाई और दाई के स्थान पर 4 4 है, यानी कि 44। इकाई दाई के स्थान से मिलकर बनी संख्या 44 है। 44 में 4 का भाग जा रहा है। इसका मतलब है कि संख्या 144 में भी 12 का भाग चला जाएगा, क्योंकि इसमें 3 और 4 का भाग जा रहा है। चलिए अब हम विभाज्यता नियम को शॉर्ट में देखते हैं। हमने जितने भी विभाज्यता नियम पढ़े हैं एक बार सबको देख लेते हैं। तो ऐसे कौन कौन से विभाज्यता नियम हैं जिनमें हम केवल इकाई का अंक देखते हैं। तो इकाई का अंक हम देखते हैं 2 में और 5 में और 10 में। 2 में क्या है, किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर 2 4 6 8 आया तो संख्या 2 से विभाजित होगी। 5 में क्या है, यदि किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर 0 या 5 आए तो संख्या 5 से विभाजित होगी। और 10 में क्या है, यदि किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर 0 आए तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी। हम ध्यान रखेंगे, इकाई का स्थान देखेंगे हम 2 में, 5 में, 10 में। ओके, इसके बाद है अंकों का योग। अंकों का योग हम देखते हैं 3 में और 9 में। यदि किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। यदि किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वो संख्या पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। इसमें हमें देखना है अंकों का योग। अब अंत के 2 या 3 अंक किस में देखते हैं, तो हम 4 में देखते हैं और 8 में। 4 में क्या देखते हैं, यदि किसी भी संख्या के इकाई और दाई के स्थान पर या तो 0 0 हो या फिर इनसे मिलकर बनी संख्या 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। 8 के लिए क्या है, यदि इकाई दाई सैकड़ा के स्थान पर या तो 0 0 हो या फिर इकाई दाई सैकड़ा के स्थान से मिलकर बनने वाली संख्या अगर 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। इसके बाद देखेंगे हम 2 संख्याओं से विभाजित, ये होती है हमारी 6 और 12। अगर 6 में देखें हम तो कोई भी संख्या अगर 2 से और 3 से विभाजित है तो वो संख्या 6 से विभाजित होगी। और 12 के लिए क्या है, यदि कोई भी संख्या 3 और 4 से विभाजित है तो वो संख्या 12 से भी विभाजित होगी। और अन्य के लिए देखते हैं तो अन्य में है हमारा 11। 11 में क्या है, किसी भी संख्या में सम स्थानों और विषम स्थानों के योग का अंतर यदि 0 है, 11 है या फिर 11 का कोई अपवर्त है तो वो संख्या 11 से भी विभाजित होगी। अब चूंकि विभाज्यता नियम पढ़ रहे थे तो हम एक फॉर्मूला और लिख लेंगे। वो फॉर्मूला क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। जब भी हम भाग देते हैं तो इस प्रक्रिया में 4 पद होते हैं। एक भाज्य होता है, एक भाजक होता है, एक भागफल होता है और शेषफल होता है। तो आइए हम भाग देके देखते हैं। 12 का भाग देंगे हम 168 में, 170 में दे लेते हैं। 12 का भाग हम 170 में देंगे तो हम पहली 2 संख्याओं भाग देंगे तो एक बार जाएगा 12 एकम 12, फिर इसको हम घटा देंगे, 7 में से 2 गई, कितनी बचेंगी 5। अगला अंक 0 है तो हम 0 को रख लेंगे, फिर 12 का भाग देंगे, 12 चौको 48, घटा देंगे, 10 में से 8 गई 2 और ये 0 आ जाएगा, यानी कि 2 बच गया अपना शेष। अब इसमें हम ये देखेंगे कौन सा शेषफल है, कौन सा भागफल है, कौन सा भाज्य है और कौन सा भाजक है। तो हम जिस संख्या में भाग देते हैं वो होती है हमारी भाज्य। हम जिस संख्या में भाग देते हैं वो है भाज्य। हम जिस संख्या से भाग देते हैं वो है भाजक। जितनी बार भाग गया वो भागफल और जो बच गया वो शेषफल। जिस संख्या में भाग देते हैं उसको बोलते हैं हम भाज्य, जिस संख्या से भाग देते हैं उसको बोलते हैं हम भाजक। जितनी बार भाग जाता है उसको बोलते हैं हम भागफल और जो बच जाता है अंत में वो होता है शेषफल।
इस फॉर्मूले पर आधारित बहुत सारे हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर हमें फॉर्मूला अच्छे से याद है तो हम उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चर्चा करेंगे संख्या पद्धति में जितने भी फॉर्मूले हैं, एक बार उन सारे फॉर्मूलों पर चर्चा करें। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं संख्या पद्धति में जो भी हमारे सूत्र हैं और उन सूत्रों पर आधारित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले देखेंगे, सूत्र देखेंगे कौन कौन से सूत्र हैं। तो पहला तो फॉर्मूला है हमारा प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला आ जाएगा n कोष्टक में n+1/2। दूसरा है प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग। तो पूर्ण संख्याओं में n कोष्टक में n+1 की जगह n-1 और अपॉन में 2 हो जाएगा। फिर देखेंगे प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योग। तो प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योग हो जाएगा हमारा n कोष्टक में n+1, और अगर प्रथम n विषम का पूछा जाए तो n विषम का हो जाएगा हमारा n²। अगर देखें प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो वर्गों के योग के लिए फॉर्मूला है n कोष्टक में n+1 और दूसरे कोष्टक में 2n+1/6। अगर देखें प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, तो घनों के योग के लिए n कोष्टक में n+1/2 और ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर है k के प्रथम n गुणजों का योग क्या होगा, तो ये k n और कोष्टक में n+1/2 हो जाएगा। अब हम देखेंगे ये क्वेश्चन कैसे बनेंगे और कैसे हम क्वेश्चन को हल करेंगे। सारे फॉर्मूले बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको याद कर लें। और ये फॉर्मूले न केवल संख्या पद्धति में बल्कि हमें औसत के प्रश्नों को हल करने में भी मदद देंगे। कैसे, जैसे औसत क्या होता है, औसत कैसे निकालते हैं, हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, केवल थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। औसत क्या होता है, औसत हम निकालते कैसे हैं, संख्याओं के योग में हम संख्या का भाग दे देते हैं तो औसत निकल आता है। अब हमारे पास में प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग है, अब हमें संख्या से भाग देना है। संख्याएं कितनी है, n है, तो ये योग का फॉर्मूला है। और अगर इसमें हम n का भाग दे देंगे, अगर हम n का भाग दे देंगे तो क्या होगा, ये n हट जाएगा, n से n कट जाएगा, यानी कि हर एक फॉर्मूले में से केवल n को हटा दो तो ये सारे फॉर्मूले औसत के हो जाएंगे। इसलिए हमें वहां अलग से फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, हम सारे फॉर्मूले यही बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। ये हमें आगे भी औसत वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा मददगार साबित होंगे। और बिना फॉर्मूले के अगर आप क्वेश्चन करने बैठोगे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इस वजह से बहुत ज्यादा जरूरी है सारे के सारे फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लो। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n कोष्टक में n+1/2, n पूर्ण संख्याओं का योग हो जाएगा, तो जो ब्रैकेट में n+1 है उसकी जगह यहाँ n-1 हो जाएगा। तो पूरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n ब्रैकेट में n-1/2। प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, n कोष्टक में n+1। विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, n²। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, n कोष्टक में n+1 और दूसरे कोष्टक में 2n+1/6। घनों का योग क्या होगा, n कोष्टक में n+1/2 और पूरे का होल स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाए कि k के प्रथम n गुणजों का योग क्या होगा, तो k इंटू n कोष्टक में n+1/2। ये एक फॉर्मूला और लिखा है आपको, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या, ये क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, यदि किन्हीं दो संख्याओं का योग इतना दिया है और इन्हीं दो संख्याओं का अंतर इतना दिया है, तो बताओ बड़ी संख्या कौन सी होगी और छोटी संख्या कौन सी होगी। संख्याओं की जगह भिन्न भी दे सकते हैं, क्योंकि भिन्न भी एक संख्याएं होती हैं कि दो भिन्नों का योग इतना है और दो भिन्नों का अंतर इतना है, तो बताओ बड़ी भिन्न कौन सी होगी और छोटी भिन्न कौन सी होगी। तो चाहे तो हमें बड़ी संख्या निकालनी हो या बड़ी भिन्न निकालनी हो, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, दोनों संख्याओं अथवा भिन्नों का योग प्लस दोनों संख्याओं अथवा भिन्नों का अंतर बटे में 2। तो बड़ी संख्या बड़ी भिन्न आएगी। अगर हम छोटी संख्या छोटी भिन्न देखें तो दोनों का योग माइनस दोनों का अंतर। बड़े में क्या देखना है, यहाँ जो चिन्ह होगा प्लस का होगा, और छोटे में क्या देखना है, जो बीच में जो चिन्ह होगा वो माइनस का होगा। यानी अगर बड़ी संख्या निकालनी तो योग और अंतर का योग होगा, योग अंतर को दोनों को जोड़ना है, उनका योग होगा। और हमें छोटी संख्या निकालनी है तो योग और अंतर का हमें अंतर देखना है, मतलब योग और अंतर को हमें घटाना है, उनके बीच में कितना डिफरेंस है, और उसके बाद